हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 के इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि पार्टीशन भारत का किस तरीके से हुआ और किन किन समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। इस टॉपिक में देश में जो सबसे बड़ी देश के सामने जो आजाद भारत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक नेशन का निर्माण करना, सभी प्रकार के राज्यों को मिलाकर उसका एकीकरण करना, ये बहुत बड़ा टास्क था और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने देसी रियासतों के जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ के राजाओं को इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बनने के लिए एग्री किया और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत के एकीकरण में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ प्रोविंस इन इंडिया। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जो कि डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिनका टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूलती थी, उसका दीवानी फौजदारी सारे मामले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। और एक प्रिंसली स्टेट थे, दोज विच वर गवर्न बाय द रूलर्स, उनके अपने शासक होते थे और वो होलसोल जो इंटरफेयर था वो तो ब्रिटिशर्स का था प्रिंसली स्टेट में, लेकिन वहां के जो हेड थे वो मोनार्की थी उन एरियाज में। और ऐसे जो स्टेट थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, वो भारत के एरिया का 40% कवर करते थे। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर अबाउट 565 प्रिंसली स्टेट थे। मैनी ऑफ देम ज्वाइन द इंडियन यूनियन। कुछ ने तो पहले ही भारतीय संघ में शामिल होने का मन बना लिया था और एग्रीमेंट पे साइन भी कर दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी रियासतें थीं, ऐसे भी प्रिंसली स्टेट थे जैसे त्रावणकोर, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, इनिशियली रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। उन्होंने इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बनने से मना कर दिया था। इन स्पेशली जो ये प्रिंसली स्टेट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उनको ये लगता था कि अगर भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो रहा है तो हम फिर से अपना पुराने वैसा ही स्टेटस जो है, प्रिंस और किंग वाला जो स्टेटस है, वो एंजॉय कर पाएंगे और हम इंडिपेंडेंट स्टेट के ओनर कहलाएंगे। लेकिन भारतीय नेताओं का जो मेन पर्पस था वो था भारत को यूनिफाई करना, उसको एक डोमिनियन बनाना, एक लोकतांत्रिक देश बनाना। उसके लिए सभी प्रिंसली स्टेट को का इसमें इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बनना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय में समस्या ये दिखाई दे रही थी कि देश जो है वो कई सारे हिस्सों में बटेगा। अब तक वो रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर केवल दो देश बने थे, लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए उस समय कई देशों में, कई हिस्सों में बंट जाने की आशंका नेताओं के मन में थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने सभी को उसकी संतुष्टि, सभी की सहमति पाने के लिए, सभी को संतुष्ट करने के लिए सभी समुदायों, सभी सामाजिक समूहों के पक्ष में निर्णय लिए और देश ऐसे टुकड़ों में न बट जाए, इसके लिए उस समय की जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया। The interim government took a firm step against the possible division of India into small principalities of different size. अंतरिम गवर्नमेंट ने उस समय की स्थिति को देखते हुए और उस भय को देखते हुए कि भारत अनेक टुकड़ों में बंट सकता है, एक दृढ़ निश्चय लिया और ताकि देश के और ज्यादा टुकड़े न हो पाए। तो इसके लिए उनकी जो गवर्नमेंट की ओर से जो कदम उठाए गए वो कौन से थे? सबसे पहले इसमें आता है द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट
क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन डोमिनियन। वो पहले ही एग्री हो चुके थे कि कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई करना ये एक टिपिकल काम था। अकेले उड़ीसा में ही 26 छोटी छोटी रियासतें थी। छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में हर जगह जो थे वो छोटी छोटी रियासतें थी, और इन रियासतों को एक डोमिनियन के अंदर लाना एक टिपिकल काम था। दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कुछ रीजंस के लिए उनको ऑटोनॉमी, उनकी कुछ आंतरिक इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमस पावर है वो उनको देने का वादा भी किया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। इस समय में एक मेन जो प्रॉब्लम थी वो ये भी थी कि जो भारत के उस समय भारत और पाकिस्तान ये दो स्टेट बन चुके थे, दो नेशन बन चुके थे। तो इस समय प्रिंसली स्टेट की बाउंड्री को तय करना, एक टेरिटोरियल बाउंड्री को तय करना भी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था उस समय। क्योंकि हो सकता है कि किसी राज्य की बाउंड्री, आधा क्षेत्र उसका भारत में आ रहा हो और आधा क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में आ रहा हो। तो ऐसे राज्यों की इसका सीमांकन करना, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को डिसाइड करना, ये एक टिपिकल काम था गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने इस काम को भी उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अंतरिम गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट लेटर इस पर साइन करवाए। सबसे पहले रजवाड़ों ने इस पे साइन किए, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मोस्टली प्रिंसली स्टेट। द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन, बट एक्सेशन ऑफ द जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव मोर डिफिकल्ट देन दैट द रेस्ट। 565 प्रिंसली स्टेट में ये जो रियासतें रहीं, इन्होंने इंडियन डोमिनियन का पार्ट बनने से मना कर दिया। हम अपने इस चैप्टर में दो के बारे में, हैदराबाद और मणिपुर को कैसे इंडियन डोमिनियन का पार्ट बनाया गया, उस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ निजाम। निजाम का शासन था, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। और जब भारत आजाद हुआ तो उसने ये डिमांड की कि हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में रहने दिया जाए। एंड हैदराबाद ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद was not argued to be the integrated in Indian Dominion, लेकिन इसके लिए उसने इंडियन गवर्नमेंट से एक साल का एक एग्रीमेंट किया कि अभी जैसी स्थिति है एक साल तक के लिए कम से कम वैसी ही बनी रहने दिया जाए। लेकिन निजाम के अपने ही शासनकाल में तेलंगाना के किसान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। फीमेल्स भी उसके जुल्मों का काफी शिकार हुई थी, और ऐसे अपनी उसकी सोसाइटी में ही, उसकी रियासत में ही असंतोष व्याप्त था। तो लोगों ने जगह जगह निजाम को एक्सपोज करना और अपोज करना स्टार्ट कर दिया। निजाम ने उनको कंट्रोल करने के लिए सेना भेजी, रजाकार्स भेजे, और वो रजाकार्स इतने ज्यादा क्रूअल होते थे कि वो जो मुस्लिम्स थे उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने लगे। तो फाइनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इंटरफेयर अगेंस्ट रजाकार्स इन सितंबर 1948। 1948 में रजाकारों को रोकने के लिए भारतीय सेना हैदराबाद पहुंच गई, और उसने निजाम को फोर्सली सरेंडर करने के लिए कहा, और निजाम फोर्स उसको कंट्रोल किया गया उनकी फोर्स को। और उसको जैसे ही निजाम ने सरेंडर किया स्थिति को देखते हुए, वैसे ही
हैदराबाद को इंडियन डोमिनियन का पार्ट बना लिया गया। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में बोधचंद्र सिंह महाराज का शासन था। आजादी से कुछ दिन पहले ही इन्होंने स्वतंत्र भारत यानी कि इंडियन डोमिनियन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया था, लेकिन साथ ही एक एग्रीमेंट पे साइन भी किए थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको इंटरनल इनकी सॉवरेंटी देने का, ऑटोनॉमस पावर देने का वादा भी किया था। ऐसी स्थिति में 1948 में जो रिफरेंडम लोगों के कहने पर जो रिफरेंडम ऑर्गेनाइज किया गया, उस रिफरेंडम के तहत महाराजा बोधचंद्र सिंह ने उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया। मोनार्की से मणिपुर में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। तो जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1948 में सेटअप हो गई, लेकिन उसके बाद भी इस मणिपुर को लेकर खींचातानी चलती रही, क्योंकि मणिपुर की कांग्रेस ये चाहती थी कि उसको इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बना दिया जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं चाहती थी। फाइनली बिना मणिपुर की लेजिस्लेचर से पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ के किंग थे उनको प्रेशराइज किया कि मणिपुर को इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बना दिया जाए, और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। और फाइनली महाराजा ने एग्रीमेंट पे साइन करके सितंबर 1949 को मणिपुर भी इंडियन डोमिनेंट का पार्ट बन गया।